राजनीति आपको विरासत में मिली है, यूं कहें घुट्टी राजनीति की। कैलाश जी, उनका पूरा पारिवारिक विरासत, राजनीतिक विरासत। अभी आप सहकारिता और खेल एवं योग कल्याण दोनों देख रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा वह होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। प्रदेश का युवा भी सपने देखता है कि वो खेल के माध्यम से आगे बढ़े, नौकरी पाए, प्रदेश का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। पहले एक कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेल एवं योग कल्याण मंत्रालय का कहीं ना कहीं दायित्व ये होता है कि इस कहावत को बदल दे। कहीं ना कहीं युवाओं के वो सपने कि उनको खेल के माध्यम से नौकरी मिल जाए, खेल के माध्यम से उनका करियर बन जाए, वो पूरे होते हुए सही तरीके से दिखाई नहीं देते। आप इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें युवा को व्यवस्थित करना होगा। और यदि हम युवा को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, उसको संस्कारित करने की बात करते हैं, उसमें संयम और अनुशासन की परिपूर्णता की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें खेल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा वर्टिकल है, जिसके माध्यम से हम युवा को या व्यक्ति को व्यक्ति से नागरिक बना सकते हैं। व्यक्ति से नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो 3-4 आयाम है, शिक्षा है और उसमें एक खेल भी बहुत बड़ा आयाम है। ये बात भी सही है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले यही कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर ये परिवर्तन आया है और मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इस परिवर्तन को सबसे तेज गति से या सबसे दमदार तरीके से यदि स्थापित किया है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जब उन्होंने इस देश में ये सुनिश्चित किया कि खेल भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने अपने सब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, यदि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल नहीं जीत पाई तो वो ड्रेसिंग रूम में गए और हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो रात में 2 बजे भी 7 समुंदर पार कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो 2 बजे 3 बजे भी वो उसको फोन करके उसकी हौसला अफजाई करते हैं। खेलो बढ़ो अभियान से लेकर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ाने की बात हो, खेल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने की बात हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उसमें पहल कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बात सही है कि जो व्यक्ति खेलता है उसके पेरेंट्स को या उसको खुद को, अपने भविष्य को लेकर बहुत बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और उन प्रश्न का हल करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा काम किया। जहां हम सरकारी नौकरी में खेलों का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो हमने ये भी निश्चित किया है कि केवल सरकारी नौकरी ही क्यों, हम एलाइड सर्विसेज जो है खेल की, ये पहली बार हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मेडिकल साइंस है, जैसे बाकी खेलों से जुड़ी हुई और विधाएं हैं, एक फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा आयाम है, उस पर अभी तक कभी काम नहीं हुआ। तो हम मध्य प्रदेश में अलग अलग एकेडमी जो हमने खेलों की बनाई है, जो खेल के उन्नयन के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए काम करती है, तो अब हम स्पोर्ट्स की एलाइड सर्विसेज हैं उसमें भी युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। तो खेल के माध्यम से जो अच्छा खेल रहा है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उसको सरकारी नौकरी तो मिले ही मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले, पर उसके साथ साथ वो नौकरी देने वाला भी हो, वो बिजनेस में भी आए, वो जो हमारे खेल से जुड़ी हुई और एलाइड जो सर्विसेज है उस पर भी अच्छा काम कर सके। इस पर हम काम कर रहे हैं, रोजगार युवाओं को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। तो एक नीति बनेगी जिसमें बाकायदा सरकारी नौकरी और अलाइड सर्विस जो आप बोल रहे हैं उसमें मिलेगा और उनके लिए स्थान आरक्षित रहेगा। तो खिलाड़ी का करियर बहुत छोटा होता है, वो युवावस्था में ही शुरू होता है, मतलब किशोर अवस्था में शुरू होता है और युवा वय में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ी की उतनी उम्र है, उसके आगे हर कोई तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बन नहीं सकता कि उसके पास रेस्टोरेंट्स भी हों और इतना पैसा आ जाए कि आगे की चिंता उसको नहीं करनी पड़े। हमने अभी पीछे मेरे मंत्री बनने के बाद हमने जो हमारा पूरा पुराना बैकलॉग था उसको पूरा कर दिया। सरकारी नौकरी जो थी हमने दे दी, पुलिस में भी अब हम नौकरी दे रहे हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी पॉलिसी है, उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके उसका हमने पूरा उपक्रम किया हुआ है। ये मैंने बात की उस कमी की जो देखी जा रही थी कि मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को उतने अवसर संभावना, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि इसके पहले जो आपका कार्यकाल था
स्वास्थ्य मंत्रालय, उसमें जब मेडिकल की पढ़ाई थी वो हिंदी में नहीं हो पाती थी, और मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में होने का ये प्रयत्न पूरे भारत में यही इस मध्य प्रदेश से, और मुझे लगता है कि इसके पीछे की जो सोच थी और जो लड़ाई थी वो इस मंच से रेखांकित होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति मेडिकल में हमेशा ये महसूस करता था कि मैं हिंदी माध्यम से आता हूं तो पहले अंग्रेजी सीखूंगा, प्रश्न पत्र अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी में पढ़ाई, और वो पाठ्यक्रम ही उपलब्ध नहीं था। हालांकि वो पाठ्यक्रम जब शुरू में बना था तो उसके हिंदी अनुवाद को लेकर, हिंदी की पुस्तकों को लेकर बहुत चर्चा रही, विवाद, फिर उसको विसंगति को दूर करने के प्रयत्न भी हुए। उसके बारे में जरूर आपसे जानना। जयदीप जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे ये श्रेय मिल सका कि मैंने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति को अलग करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, तो उन्होंने यही बात कही थी कि क्यों ना इस देश में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन भी हिंदी में होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए। हमने उस माननीय मोदी जी के निर्णय को या निर्देश को चुनौती के रूप में लिया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। और जब मैंने सबसे पहली बार अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इस बात को साझा किया तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में पूरी नकारात्मकता दिखी और उनको ये लगता था कि नेताजी थोड़े ज्यादा उत्साही है, ये एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, मेरे लिए मेडिकल एकदम ही इतर विषय था, पर हमने शुरुआत की और हमने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी है उसको कन्वेंस किया और उसमें से लगभग 91 टीचर्स ने हमारा साथ दिया। हमने भोपाल में उसका एक वॉर रूम बनाया मंदार नाम से। मंदार वो पर्वत है जिसने अमृत मंथन में मतनी का काम किया था। तो हमने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार करके एक वॉर रूम बनाया। मैंने स्वयं ने बैठकर वहां पर पूरी कोशिश की, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, हमारे टीचर्स ने प्रयास किया और हमने लगभग 8 महीने की मेहनत के बाद मेडिकल की फर्स्ट ईयर की 4 जो सब्जेक्ट हैं उनकी किताबों का हमने रूपांतरण किया। आप बोल रहे थे हमने ट्रांसलेशन नहीं किया, हमने ट्रांसलिटरेशन किया। देखिए यही अंतर था। जब मैंने इस विषय में बातचीत की तो उसी से वो दिक्कत भी आई और हमने अमर उजाला में उस पर स्टोरीज भी शुरू में की थी, फिर बाद में उसकी कुछ शब्दावली को बदल के बेहतर। नहीं, हमारी मेडिकल एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसमें कहीं जो हमने लॉन्च किया वो आज तक चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। हमने यही मेरा ऐसा सोच था कि हम ये हिंदी और इंग्लिश का झगड़ा नहीं कराना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि हिंदी और इंग्लिश में कोई लड़ाई हो, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निकल वर्ड है, उसको हमने नहीं बदला। हम इस झगड़े में नहीं पड़े कि एंजियोप्लास्टी को हिंदी में क्या कहेंगे। हमने एंजियोप्लास्टी को देवनागरी में एंजियोप्लास्टी लिखा। हमने ये सुनिश्चित किया कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम क्लिष्टता से उसको बचाएंगे। हमने हम उसकी जरूरत नहीं थी ना, वो झगड़ा नहीं है। ये हिंदी और इंग्लिश का झगड़ा नहीं था, ये हिंदी भाषी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की बात थी और इसलिए हमने उसके अलग बैच नहीं बनाए। हमने किताबों का जो इंग्लिश में चलने वाली किताबें थी उन्हीं का ट्रांसलिटरेशन हिंदी में किया और उसको इतना साइंटिफिक किया कि उनको पढ़ने में, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनिश्चित किया कि उस जो पीरियड था उसमें टीचर हिंदी में भी पढ़ाए। हमने मेडिकल जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसमें ये सुनिश्चित किया कि कोई स्टूडेंट यदि हिंदी में लिखेगा तो उसकी जांच होगी और उसको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 8 महीने में तो फर्स्ट ईयर की किताब बनाई। माननीय अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया था और उसके बाद अगले 3 महीने में मैंने पूरे 4 साल की सभी किताबों को ट्रांसलिटरेट कर दिया। अभी माननीय अमित शाह जी हमारे पचमढ़ी के चिंतन शिविर में आए थे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने ये मध्य प्रदेश की बड़ी जीत थी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 75 साल में जो नहीं हो पाया वो मध्य प्रदेश में हुआ और बहुत सफलतापूर्वक हमारी मेडिकल एजुकेशन अब हिंदी में पढ़ाई जा रही है। निश्चित तौर पर श्रेय है मध्य प्रदेश को और बाकी जगह भी जो छात्र भाषा की दिक्कत से उस पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ पाते थे वो हल होगा और मुझे लगता है बेहतरी की ओर ही जाएंगे। अभी उत्कर्ष जब शुरू में परिचय दे रहे थे तो उन्होंने कहा आपके वीडियो वायरल होते हैं, मंदिर के बाहर कोई अचानक से मिलता है उसकी आप मदद कर देते हैं, आपके वो वीडियो भी वायरल होते हैं मदद वाले, और कुछ बयान आपके विवादों वाले, जब कुछ हिंदुत्व की बात आ जाए
आप मध्य प्रदेश में बैठकर सीधे नेता प्रतिपक्ष पर हमला कर देते हैं, कांग्रेस पर हमला, फिर वो भी वायरल हो जाता है। तो ये जो हिंदुत्व को लेकर आपके बयान आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आए, उसको लेकर भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। अभी अभी मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश की धरती से ही राहुल गांधी जी ने वो बात कही जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, कि नरेंद्र और सरेंडर का उन्होंने तुकबंदी करके ऐसी बात कह दी, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहीं से कहीं तक सरेंडर नहीं किया, और काफी कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री जी यहां पर उस पर बात अपनी कह के गए हैं। अब कौन से बयान आप बोल रहे हैं मुझे याद नहीं है, पर देखिए, हम ताकत के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और मैं ये केवल ताली बजवाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात नहीं करता। पर यह बात सही है कि इस देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति इतनी आगे बढ़ा दी कि यदि मैं ये बात कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो इस पर भी आपत्ति दर्ज हो जाती है। यदि मैं ये कहता हूं कि लव जिहाद नहीं स्वीकार है तो उस पर भी बात हो जाती है। यदि मैं कहता हूं कि लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा तो वो ये माना जाता है कि मैं हिंदुत्व या कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इस देश में यदि हिंदू हिंदू बनकर रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें रहना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरा मूल है, ये सनातन मेरा दर्शन है, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मैं हिंदुत्व को पालन करता हूं। ये तो मेरे लिए फक्र की बात है, ये मेरा संस्कार है। और देखिए, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हम तो इस देश में हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति को स्थापित करने के संकल्प के साथ ही समाज सेवा के लिए निकले, और हमारा तन हिंदू मन हिंदू, ये जीवन हिंदू, यही तो हमारा मूल मंत्र है। हम तो इस देश की संस्कृति को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि मैं ये बात बोलता हूं कि लव जिहादी को यदि पुलिस ने पैर में गोली मारी तो पैर में क्यों गोली मारी, उसकी छाती पर गोली मारनी चाहिए, और मैं इस बयान पर अभी भी कायम हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस देश में किसी बहन बेटी को इसलिए बहला फुसला कर उससे शादी करने की लालसा दी जाए कि उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, तो क्या ये परमिसिबल होना चाहिए? क्या इसलिए मजार बन जाएगी कि उस जमीन पर कब्जा करना है, 10 बाय 10 की मजार बना दो और 5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लो? ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, ये देश में नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, लेकिन इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां बैठे हैं विश्वास भाई, वहीं से लव जिहाद का एक बड़ा ऐसा रैकेट पकड़ में आया है, जहां व्यवस्थित तरीके से हिंदू लड़कियों को फुसलाकर कोई जिम ट्रेनर या कोई निशानेबाजी का प्रशिक्षक, और अब तो उसके आगे ये श्रृंखला पहुंची है जहां बाकायदा एक पार्षद इंदौर में इसमें शामिल पाएगा और इसकी फंडिंग हो रही थी। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? क्या, क्योंकि सुबह चाह रहे थे हम मुख्यमंत्री जी को, आप जिस कार्यक्रम से भी आ रहे हैं, भोपाल मुख्यमंत्री निवास में बड़ा कार्यक्रम था, ये सवाल वहां छूटा, लेकिन चूंकि आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं, ये रैकेट इतना गंभीर है कि घरों में अब इसको लेकर चिंता है कि जो बेटियां, तो उसको लेकर सरकार कानूनी तौर पर क्या कर रही है? और एक पार्षद है जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर ऐसा पता लगा है कि वो फंडिंग करते थे, अब आगे कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो सब मामले हैं, लेकिन ये फंडिंग आ रही थी बाकायदा इस गतिविधि को चलाने के लिए, सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, क्या कदम उठाएगी? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर सरकार ने गंभीरता के साथ कदम उठाए। धर्म स्वतंत्र अधिनियम हमने इसीलिए लागू किया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए यदि इस तरह की हरकत करेगा, जिसको हम लव जिहाद कहते हैं, वो परमिसिबल नहीं है और उस पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत हमने कानून बनाया, उसके तहत लोगों पर केस दर्ज हुए हैं। जो आप इंदौर का प्रकरण बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से सोचने लायक है और हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि ऐसी बातें, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा ना, उस पर आपत्ति हुई, कांग्रेसियों ने मेरे पुतले जलाए। मेरा ये कहना है कि यदि समाज में कोई कुरीति है तो कुरीति को तो शक्ति के साथ निपटना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था लव जिहादी की छाती पे गोली मारो। हो सकता है आपको लगता हो कि मैंने थोड़ा सा एज मिनिस्टर मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए, कानून नागरिक, देखिए, गोली मारना तो हमारे कानून में नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर पाया गया कि उसने ऐसा कृत्य किया तो उसमें जो फांसी। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई आदमी यदि कस्टडी में था तो भागना कानूनी है? वो भाग रहा था, यदि भाग रहा था तो उसको रोकेंगे नहीं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट जाती है, मध्य प्रदेश में भी पलटने लगेगी। जयदीप जी, मेरा ये कहना है कि यदि वो भाग जाता ना, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आप मेरे से यही पूछते कि आपकी सरकार में लव जिहादी भाग कैसे गया। तो पुलिस की तो दोनों तरफ से मरने वाली स्थिति है। इसलिए जो हुआ ठीक है, सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा और निपटेंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद वाले मामले अब होंगे नहीं, आप ध्यान रखिए। नहीं होंगे, ये आश्वासन मंच से मंत्री जी दे रहे हैं, हम सब ताली बजा के इसलिए स्वागत कर सकते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ एक गंभीर प्रश्न है।
मैं आपके दूसरे मंत्रालय पाता हूं, सहकारिता, जिसको लेकर बहुत चर्चा भी रहती है। सहकारिता में मध्य प्रदेश में इतना काम हुआ है कि एक समय में पहचान रही, बड़े बड़े सहकारिता के संस्थान चले, बैंक चली, सोसाइटियां चली, लेकिन सहकारिता में उतनी ही अच्छाई के साथ उतनी बदनामी भी घुसी, घोटाले भी सामने आए, चाहे जमीन के हो, सहकारी संस्थाओं के हो। और सहकारिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा जिसमें कभी भी पूरी फाइलें क्लियर हो ही नहीं पाती। एक फाइल जो पहले खुली हुई उसी पर पूरा काम नहीं होता। वैसे मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप इसकी गंभीरता से खुद ही वाकिफ हैं, क्योंकि अब तो आप मंत्री बनकर बैठे हैं। क्या लोगों को राहत मिलेगी और सहकारिता का वो स्वर्णिम युग फिर से लौट के आएगा मध्य प्रदेश में? नहीं, आपने बहुत अच्छी जैसे बात अमूल बोली। की कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है, बात हमारे सही यहाँ है। की भी है, पर हमारे यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटियां मध्य प्रदेश की वहां नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पहुंचना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और देखिए, ये बहुत सुनिश्चित है कि जब से आदि अनादि काल से ये व्यक्ति है, समाज है, तब से सहकारिता है। बिना सहकार नहीं उद्धार, ये नारा है। पर उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि इसके पीछे एक लाइन और जोड़ें, बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। बिना संस्कार के सहकार नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, सहकारिता से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, पर भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत सारे सामने आए। हमने कोशिश की है। और देखिए, ये बाय एंड लार्ज पूरे देश की स्थिति है। सहकारी आंदोलन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, इनमें बहुत अच्छा काम हुआ। मध्य प्रदेश में भी कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ। पर कहीं ना कहीं, अब मैं राजनीति इस मंच से नहीं करना चाहता हूं, पर हमसे पुरानी सरकारों में, आप राजनेता हैं तो राजनीति तो आपसे अछूती रह नहीं सकती, आप चाहेंगे तो आप इधर इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल के सहकारिता के भ्रष्टाचार, बोल ही दीजिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो आपने अर्बन सेक्टर का जो आप जो बोल रहे हैं, हाउसिंग की जिस सोसाइटीज की आप बात कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी का भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय ही हुआ। हम तो उसको लपेटते फिर रहे हैं, हम तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह बात सही है कि उसके बाद देश में ये बात फिर से स्वीकार हुई कि यदि इस देश को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में यह हिंदुस्तान आजादी का जब 100वां वर्ष मनाएगा, तो हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। और जब विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ अलग अलग मिशन लिए हैं। उसमें से सहकारिता एक उन्होंने बहुत शक्तिशाली तरीके से उसको अपने हाथ में लिया। और इसीलिए आजादी के इतने साल बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय बना। और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री भी बनाया गया, जो कि इस सरकार के बहुत विश्वसनीय मंत्री हैं। तो सहकारिता को लेकर देश में बहुत काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम काम कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी ने सहकार से समृद्धि हमें नारा दिया है कि हर सेक्टर में हम सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करें। जैसा आपने कहा कि जब हमने मध्य प्रदेश में नवाचार किया था और मेडिकल की एजुकेशन को हमने हिंदी में शुरू किया, तो इस बार सहकारिता मंत्री बनने के बाद भी हमने एक नवाचार किया है, जो शायद देश दुनिया के सहकारिता के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए, CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम कोऑपरेटिव सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के बीच में दोनों को मिलाकर बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल एग्री बेस्ड है, अभी वो प्रोक्योर करता है किसानों से अलग अलग, उसको भी दिक्कत होती है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता, सही समय पर पेमेंट नहीं मिल पाता। हमने उसको पूरा चैनलाइज करने की व्यवस्था की है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर और किसान के बीच में हमारा पैक्स रहेगा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो कोऑपरेटिव और किसान, ये तीनों को हम कोऑर्डिनेट करके, एक तरफ किसान को उसकी फसल का या उसका जो एग्री बेस्ड है उसका उचित दाम मिलेगा, समय से पेमेंट मिलेगा, हमारे पैक्स जो हमारी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको काम मिलेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर को समय से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा। यदि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है तो हमारी जो सोसाइटीज हैं वो शोकेस होंगी, वहां पर वो अपनी उत्पाद को बेच सकता है। ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए CPPP का, CPPP, और उसके माध्यम से हम एक नया सृजन मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। हमारी जो पैक्स है उसको मजबूत कर रहे हैं, हमारा क्रेडिट मूवमेंट हम मजबूत कर रहे हैं, हमारा जो उपभोक्ता का मूवमेंट है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। हम रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट को लेकर हम जो IBPS है जिसके माध्यम से देश भर के बैंकों का रिक्रूटमेंट होता है, उसके माध्यम से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज से जुड़ा हुआ सहकारिता है। मैं इसलिए टोक रहा हूं विश्वास भाई कि आपकी भी आगे की व्यवस्था है, मुझे भी समय का इशारा हो रहा है, एक सत्र है आगे का जिसको हमने किया। हम उम्मीद करते हैं कि
सांची जैसी संस्था और ऐसी दूसरी संस्थाएं जिनमें बहुत संभावना थी कि मध्य प्रदेश के इस पूरे सहकारिता को, यहाँ के दूध को, यहाँ के उत्पादों को देश स्तर पर वो हम सपना ही बन के रह गया। उम्मीद करते हैं आप ये SSFC PPP वगैरह कह रहे हैं, इससे वो संभव हो। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने संघ से, संगठन से, सत्ता सरकार तक का ये लंबा सफर तय किया है, इसके आगे राजनीति में कहाँ पर निगाह है, कहाँ जाने का स्वप्न है? कोई कुर्सी, कोई पद, कोई ऐसा है जिसके ऊपर आपको लगता है कि विश्वास सारंग जाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जरूर। मेरे पिताजी जो मेरे गाइड, फिलोसोफर, मेरे भगवान सब कुछ थे, उन्होंने मुझे एक शेर याद कराया है। बोलिए। और ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ है, जिंदगी का फलसफा है। रोज रात में मैं वो शेर याद करके सोता हूं, इससे सब कुछ आपको निकल के आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सुनाइए इरशाद। पद 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 पर कहां पहुंचना, नहीं पहुंचना, ये सब तो। और देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो मुझे इस मन से कहते हुए कहीं संकोच भी नहीं है कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। अति महत्वाकांक्षा ना हो, महत्वाकांक्षा होना अच्छा है, क्योंकि हम समाज की सेवा के लिए यदि किसी पद को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हम पर होनी ही चाहिए। वो मेरी अपेक्षा भी है। आपकी स्पष्टवादिता के लिए एक बार ताली बजाते हैं, फिर आपका शेर सुनकर इस सत्र को विराम देंगे। मेरी अपेक्षा है कि आप भी चाहोगे कि मैं ऐसा कुछ जाऊं कि लोगों की सेवा कर पाऊं। पर मैं शेर याद करता हूं, मैं चाहता हूं कि जिसके पास कलम और पेन है वो जरूर ये शेर याद करे। नजीर ने एक शेर लिखा है जी। मेरे पिताजी ने मुझे याद करवाया, सुनाया नहीं, याद करवाया है। नजीर ने लिखा है कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्ता चले। क्या बात है, जब तू न चल सके ना रहे तो लोग तेरी हमें दास्ता याद चले। पद तो आते जाते जयदीप जी, पर भगवान की कृपा बनी रहे, पद भी मिले, पर पद